celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan. बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन के एक नए एपिसोड में। मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह लेकर आए हैं हम हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। और इन तीनों ही सेगमेंट्स के जरिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कर सकते हैं आप अनानास की खेती और कृषि स्टार्टअप्स के क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है, इस पर भी खास जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही बात होगी सरकारी योजनाओं की। तो आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में बताएंगे हम आपको अनानास की खेती के बारे में। जी हाँ, अनानास एक ऐसा फल है जिसकी खेती आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होगी। कम लागत में अच्छी उपज आपको मिल सकती है, और अच्छी उपज जब आपको मिलेगी तो जाहिर तौर पर आमदनी में बढ़ोतरी होगी ही। तो किस तरह से आप अपनी अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं अनानास की खेती करके, आइए आपको बताते हैं। अनानास की ज्यादातर खेती असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और गोवा में होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी छोटे पैमाने पर इसे उगाया जाता है। हमारे देश में 92,000 हेक्टेयर पर 14,96,000 टन का सालाना उत्पादन होता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और कैल्शियम पाया जाता है। अब्दुल रऊफ कर्नाटक के रहने वाले हैं और अनानास की खेती करते हैं। मूल्यवर्धन के जरिए भी जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई न कर पाए, इसके बावजूद खेती में वो कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया वाह वाह कर रही है। अब्दुल रऊफ नए नए अनुसंधान करते रहते हैं। यही वजह है कि उनकी खेती काफी उन्नत हो गई है और ज्यादा मुनाफा देने वाली भी है। पहले वो 1 एकड़ में सिर्फ 10,000 पौधे लगा पाते थे और 2 साल में एक फसल लेते थे। आज उनकी फसल 1 साल में ही तैयार हो जाती है और 1 एकड़ में वो 40,000 पौधे लगाने की बात सोच रहे हैं। इनका इरादा ऐसी खेती करने का है जिसमें कम लागत और कम मजदूरी में ही अनानास उगाया जा सके।
अब्दुल रऊफ आज 400 एकड़ जमीन पर अनानास की खेती कर रहे हैं। जाहिर है उनके पास उत्पादन बहुत ज्यादा होता होगा। इतनी ज्यादा फसल को बेचना भी अपने आप में चुनौती है। फसल बेचने के लिए उन्होंने मुंबई के खरीदारों को अपने खेतों पर बुलाया। खरीदारों को फल पसंद आया तो दूसरे शहरों के भी रास्ते खुल गए। आज उनका अनानास पूरे देश में जा रहा है। कम क्वालिटी के अनानास का प्रसंस्करण कर रहे हैं। प्रसंस्करण में सबसे पहले अनानास का ऊपरी सिरा अलग करते हैं, फिर मशीन से छिलका उतारते हैं, फिर गूदे को ठीक से साफ करते हैं। मशीन से ही इसके गोल गोल टुकड़े करते हैं और डिब्बों में भरते हैं। जरूरत के हिसाब से इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर लेते हैं। इसके बाद बड़े टैंकों में चीनी और दूसरी जरूरी चीजें मिलाई जाती हैं। फिर इस मिश्रण को अनानास के डिब्बों में भरकर पैक कर देते हैं। इसके बाद रिटॉर्टेशन होगा, यानी डिब्बे को कुछ देर के लिए गर्म पानी और ठंडे पानी में रख देंगे। इस तरह अनानास मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाएगा और साल भर इस्तेमाल हो सकेगा। अब्दुल रऊफ के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। बहुत से पुरस्कार भी वो अपने नाम कर चुके हैं। धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय ने भी उन्हें पुरस्कार से नवाजा था। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
हमारे देश में इस समय की बात करें तो स्टार्टअप्स की लहर चल रही है और कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। तो जी हाँ, कई हमारे युवा जो हैं कृषि स्टार्टअप्स की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और उनको और भी ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए हमारे देश में हर मुमकिन प्रयास हो रहा है। तो क्या कुछ खास हो रहा है कृषि स्टार्टअप्स के संदर्भ में, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के जरिए। मेरा जो वेंचर है वो मशरूम कल्टीवेशन का है और जिसमें मुझे तृतीय पुरस्कार 2018 बैच का दिया गया है, जिसमें पुरस्कार राशि 15,000 रुपये है। और लगभग बुंदेलखंड में ऐसा कहा जाता था कि बुंदेलखंड में मशरूम नहीं हो सकता है, तो लगभग मेरा 5 साल का अनुभव है और मैंने अभी तक लगभग 1500 से 2000 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है। और आज के समय में अगर बात करते हैं तो बुंदेलखंड में मशरूम हो रहा है, मैंने इसको करके दिखाया है। जब मुझसे शुरुआत में कहा गया कि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, बुंदेलखंड में मशरूम नहीं हो सकता है, तुम नहीं कर पाओगे, तो ये सब डीमोटिवेशन था, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों से हटके इसको करके दिखाया है। तो आज की कंडीशन ये है कि आज मुझे तृतीय पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इन सब चीज़ों को डेडिकेट मैं अपने आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर राजेश कुमार पांडे सर और डॉक्टर दयाराम सर को मैं समर्पित करता हूं, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। और तीसरा मेरा है आगरा सेंटर, जिन्होंने यहां पर मेरा नाम सेलेक्ट कराया। और इन सब चीज़ों को अब मैं और आगे थोड़ा सा बताऊंगा। पराली प्रबंधन में एक मेन मुद्दा है कि पराली प्रबंधन किसान कैसे करे, तो पराली प्रबंधन में बेस्ट ऑप्शन है मशरूम उत्पादन का, क्योंकि गेहूं के भूसे में और हमारी धान की पराली में मशरूम बहुत ही अच्छा होता है। राई के भूसे में भी होता है, मैंने किया है, चने के भूसे में भी मैंने किया है, उड़द के भूसे में भी मैंने किया है। तो जितने भी हमारी दलहनी फसलें हैं या गेहूँ की फसल है, धान की पराली है, आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है किसानों का, किसान खेत में आग ना लगाए। तो मैं भी किसानों से आपके चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान खेत में कभी भी आग ना लगाए। जिस पराली में वो आग लगाते हैं वो पराली हम मशरूम के उत्पादन में ले सकते हैं, क्योंकि मशरूम का एक बेस्ट ऑप्शन है। घर के अंदर आप खेती कर सकते हैं। इसमें सीधी सी एक टैगलाइन है, खेती बिना खेत के। आपको किसी तरह की खेती की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के जानवर का इसमें खतरा नहीं है। जो छोटा जानवर होते हैं हमारी फसलों को चर जाते हैं, मशरूम में आप किसी भी तरह से ऐसे खतरे को महसूस नहीं कर सकते हैं। तो पराली प्रबंधन की जो बात है, पराली प्रबंधन में मशरूम का उत्पादन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि धान के भूसे में और गेहूं के भूसे में हम बहुत अच्छे तरीके से मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। और मशरूम आज प्रसंस्करण की ओर अग्रसर है बहुत तेज़ी से, जिसमें कि मशरूम के बिस्किट हैं, मशरूम के पाउडर है, मशरूम का अचार है, जैम, जेली, मुरब्बा, सब कुछ मशरूम से बनाया जा रहा है। और मेरी यूनिट झांसी में पूरी सेटअप है और एकमात्र मेरा फार्म है झांसी में जो 12 महीने मशरूम का उत्पादन करता है और मशरूम में लोगों को ट्रेनिंग देता है। तो ट्रेनिंग में जैसे मैंने बताया लगभग 2500 लोगों को मैंने अभी तक ट्रेनिंग दिया है और पूरे देश में विभिन्न सरकारी संस्थानों में भी मेरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता रहता है। एक बार कृषि विज्ञान केंद्र ने भी सम्मानित किया है और आज बहुत बड़ा मौका जो मुझे मिला भारत सरकार की तरफ से दिल्ली में जो मुझे सम्मानित किया गया, मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी शॉप है पेस्टिसाइड की, उसका नाम है अशोक खाद बीज भंडार। मैं किसानों को सप्लाई देता हूँ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की। और उसमें जैसे पोटैटो की क्रॉप है, आलू की क्रॉप है, उसमें डिजीज़ जैसे कि लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, उसके बारे में समय पर किसानों को जानकारी नहीं हो पाती है, उसके बारे में बताता हूँ मैं। मुझे करीब 3,500 किसान मुझसे जुड़े हुए हैं, करीब 50 से 60 लाख का टर्नओवर है मेरा। और जैसे डिजीज आते हैं समय पे कौन सा केमिकल कौन सी फसल में क्या लगाना है। मेरा कैप्सिकम भी है, चिल्ली भी है, पोटैटो की क्रॉप भी लगाई जाती है। उन्हें समय समय पर जानकारी देना, कौन सी फसल में कौन सा डिजीज लगा हुआ है या ब्लाइट आ चुकी है खेत के अंदर, उसके बारे में जानकारी देता हूँ किसानों को। समय समय उससे बेनिफिट भी हैं और किसान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग भी देता हूँ, ग्रुप में मीटिंग करा करके, या आपकी सॉइल टेस्टिंग है उसके बारे में जाना करता हूँ कि इस फसल को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बारे में मैं किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बताता हूँ। मेरा उद्देश्य है किसान को अच्छा बेनिफिट होगा तो दुकानदार को भी होगा। हम दुकान का बिजनेस कर रहे हैं अपनी, हमें भी बेनिफिट होगा, किसान को बेनिफिट होगा। तो कहाँ से अच्छी रेट मिल सकती है किसानों को, उसके बारे में भी बताता हूँ कि आलू का परचेज वहाँ से किया जा सकता है, कौन सी वैरायटी कौन से टाइम पे लगानी चाहिए, उसके बारे में बताता हूँ मैं किसानों को। और जैसे कि अब आगे की फसल में भिंडी की लगेगी, हमारे यहाँ पर जो भिंडी लगी लेडीज फिंगर, उसके बारे में बताना है, टाइम पर कितने ड्यूरेशन कितना सीड डलेगा, किस टेम्परेचर पर जर्मिनेशन अच्छा होता है, उसके बारे में मैं जानकारी किसानों को बताता हूँ। और डिजीज़ है जैसा भिंडी के अंदर डिजीज लगते हैं, जो इंसेक्टिसाइड लगते हैं, उसके बारे में समय पर जानकारी मेरा देना का मेन उद्देश्य मेरे किसानों को यही है। मेरा महाकाल डेयरी फार्म का है, जो मैं अभी यहाँ उसमें काम कर रहा हूँ। इसका मेरा उत्पादन में डेयरी उत्पादन के साथ में जो दूध में मिलावट होती है उसको कम करने के साथ में जो दूध है अच्छी गुणवत्ता के साथ में प्रोवाइड हो, और साथ ही जो मेरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो रुक जा रहा है
उसमें हम साथ ही साथ केचुआ के जो खाद बनाई जाती है वो उस पर वर्क किया जाता है। मैं आया हूँ तेलंगाना से, फर्स्ट प्राइज आया मेरा को। अभी तो मैं महबूबाबाद मेरा डिस्ट्रिक्ट है और तेलंगाना एग्रोस रैतु सेवा केंद्र में सेवा कर रहा हूँ। 200,000 फार्मर के सेवा कर रहा हूँ और 6 मेंबर्स को मैं एम्प्लॉय दिया हूँ। अब सबसे ज़्यादा मैं फार्मर की सेवा करने का बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। खेती बाड़ी के लिए काम है, बहुत ज़्यादा धूप पे कोई सी भी काम कर रहे तो किसानों के अभी अवेयरनेस लाने के लिए, क्रॉप कैसा पचाने के लिए, वो अच्छा क्रॉप पचाने का और मॉडर्न का मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन और फर्टिलाइज़र, फेर्टिसाइड्स कैसा टाइम में खेती बाड़ी में यूज़ करने के, वो सबसे को मैं उनको ट्रेनिंग वैसा उनको जाने का, खेती बाड़ी के जाने का उनको अभी हम हिम्मत देने का काम करा रहे हूँ। ऐसे उसके बाद है अभी अपना फेर्टिसाइड्स का सॉइल एप्लीकेशन कैसा करने पड़ता और क्या है तो सॉइल में खेती में ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने तो वो खेत में क्रॉप पूरा ज़्यादा नहीं आया तो उनको सॉइल टेस्ट करने का, बनाने का, अच्छा टेस्ट बनाने का कैसा हो उनको चीज़ पड़ते हैं तो ऐसा वो फर्टिलाइज़र देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। और क्या है तो हमारे केवी के मलयाला में और टेस्ट करने का ज़्यादा फार्मर के मैं रेफ़र कर रहा हूँ और गरीब लोगों को कैसा नहीं मालूम रहने तो उनको मालूम करने का मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। और एडवांस टेक्नोलॉजी फार्मर के देने के लिए, आने के लिए तो मैं ज़्यादा कोशिश करने का मैं ये कर रहा हूँ। और मैं तो एग्रीप्रेन्योर्स अवार्ड में अभी फर्स्ट प्राइज़ तेलंगाना से आया, 2001 से तेलंगाना से फर्स्ट प्राइज़ मेरा को आया। मैं भी हैप्पी में हूँ। और ये कैसा है तो तेलंगाना में अपना ज़्यादा अभी क्रॉप में चिल्ली है, वो चिल्ली में जो तो जोड़ा बीमारी आ गया वो क्या है तो मना ट्रिप्स, वो ट्रिप्स पर साइंटिस्ट दिल्ली और बेंगलुरु से आया, उनको भी मैं बताया ये फार्मर्स के कैसा ऐसा है प्रॉब्लम्स हुआ, ये प्रॉब्लम्स के देखने का और साइंटिस्ट की भी बताया वो क्या है तो इनको बीमारियों का दवाई मिलने का नहीं है, ये दवाई को कोशिश करो, मैं भी ऐसा बताया। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी।
इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बात करेंगे हम किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। पहले क्या होता था, हमारे किसानों को ऋण लेने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था और इन्हीं समस्याओं का समाधान है किसान क्रेडिट कार्ड। आसानी से बनवा सकते हैं आप इसे बैंक से और उस पैसे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी खेती बाड़ी के कार्यों में। तो किस तरह से आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में KCC में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से KCC योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को ATM सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख KCC स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा।
साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही बता दें आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्या करना है आपको, ईमेल कीजिए। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।